खाली किसी सबब से पड़े हैं जनाब मन, खाली किसी सबब से। चूनिया में हम जिस मोहल्ले में रहा करते थे, उस मोहल्ले में मीर आलम बहुत ज़्यादा थे। मीर आलम हम आप समझ सकते हैं, मीरासियों को जो गाने बजाने का काम करते हैं शुरू से। उस मोहल्ले में मैं रहता था, अभी किसी को नहीं सुनाई। उसका एक शेर आपके नज़ायर पर पहली दफ़ा आके आपके गोश गुजार किया है, ये तोहफा ले जाइए और खूब गलियों में चौकों में इस शेर को पढ़िए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पर शायरों से करें बातें फरियाल शेख के साथ। अब जैसा कि नाम से ही वाज़िया है, तो इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ मिलकर शायरों से बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे जानेंगे और शायरी के अलावा उनकी अपनी ज़ात के बारे भी जानने की कोशिश करेंगे। तरन्नुम से पढ़ने वाले चुनिंदा शुआरा में से एक शानदार शायर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कमाल आवाज़ के मालिक और बहुत खूबसूरत शख्सियत के हामिल हैं। आर्ट से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी खुद को मनवा चुके हैं। तो आइए मिलते हैं जनाब इकराम आरफी जी से। आदाब सर, कैसे मिजाज? आदाब, शुक्रिया फरियाल शेख साहबा। आप सुनाइए, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एंटी सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। चलिए हम दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। जी सर। तो सर, सबसे पहले तो हम आपके इकराम आरफी बनने तक का सफ़र जानना चाहेंगे, तो हमें अपने साथ ज़रा फ्लैशबैक में ले जाइए। भाई ऐसा है कि तहसील चूनिया से ताल्लुक़ है मेरा बुनियादी। ये ज़िला कसूर की एक तहसील है जी। 10वीं तक मैं वहाँ रहा। मेरे बुनियादी उस्तादों में जनाब तजम्मुल कलीम साहब, आजकल बहुत बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, वो हैं, हमसाए थे हमारे। शेर की मुबादियात फरियाल मुझे उन्होंने सिखाई, तजम्मुल कलीम साहब ने, और हमने सीखी। वैसे सिखाने वाले बड़े हैं, सीखने वाले भी हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमको सिखलाया और जिस तरीके से हमने सीखा, वो अपनी जगह एक तुरफा तमाशा है, गर्ज़े के बड़े ही लगन और दिल से। उसके बाद मैं लाहौर आ गया। यूनिवर्सिटी में कुछ दोस्तों ने मेरी तबीयत के पेश नज़र मेरा तखल्लुस जो है वो आरफी रख दिया। यानी यूनिवर्सिटी आने तक मैं इकरामुल्लाह शम्स था। अच्छा। हाँ, यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे दोस्तों से हमारी याद अल्लाह रही, जो कि शेर व अदब के दिलदादा थे और उन्हें शौक़ था, जिनमें आफ्ताब यासर, शाहिर जुनैद शाकी, अरशद साहब, एजाज तबस्सुम और इस तरह के दोस्त थे। तो यूनिवर्सिटी में हमने ज़्यादा शायरी की, पढ़ा कम। वो दौर ही ऐसा होता है कि आप चीज़ों को एक और नए ज़ाविये से देखते हैं। बिल्कुल। आपके देखने का ज़ाविया, आपकी आँखों की चमक कुछ और तरह की होती है। तो ये बच्चा मुख्तसरन मैंने आपको चूनिया से लाहौर तक का सफ़र बतलाया। गुज़श्ता 35 साल से लाहौर में ही हूँ मैं। इसके अलावा और तो कोई ख़ास बात नहीं है इकराम आरफी तक के सफ़र के हवाले से। जी। तो सर, आपका शायरी के अलावा और आर्ट फॉर्म से भी मुंसलिक हैं आप? तो हाँ, मैंने रक़्स भी बाकायदा तो नहीं सीखा, लेकिन कुछ क्लासेस लेता रहा हूँ मैं उस्ताद पीटर साहब से यूनिवर्सिटी दौर में। तो एक ये भी सूरत है। हाँ, जो गायकी है वो भी बाकायदा नहीं सीखी, लेकिन चूँकि चूनिया में हम जिस मोहल्ले में रहा करते थे, उस मोहल्ले में मीर आलम बहुत ज़्यादा थे। मीर आलम हम आप समझ सकते हैं, मीरासियों को जो गाने बजाने का काम करते हैं शुरू से। उस मोहल्ले में मैं रहता था। तो मेरे दोस्त मीर आलम बन गए। हमने जनाब ढोलक बजानी इकट्ठे, हमने गीत गाने, हमें पता ऐसा ऐसा चलता गया। फिर लाहौर में भी ऐसी ही कंपनी रही। यानी शायरी
रक्स और तरन्नुम से पढ़ना गायकी इसे ना कहा जाए। गायकी तो बहुत बड़ा समंदर है। जी तो ये 3-4, हाँ इसके अलावा एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हूँ मैं। अच्छा। आई डिड माई एमफिल इन एग्रीकल्चरल साइंसेज फ्रॉम यूएफ। बहुत कम लोगों को ये पता है। तो सर फिर आपका शायरी की तरफ किस तरह से आप राग़िब हुए? बस ये मन में ही, शायरी का पढ़ाइयों से या डिग्रियों से या शुरुओं से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी। ये तो एक कोम्पल की तरह आपके मन में से फूटती है। आपको किसी वक्त के किसी ख़ास लम्हे में इदराक हो जाता है कि आपको कुछ कहना चाहिए। कोई नस्र लिखना शुरू कर देते हैं, कोई शेर के ज़रिए अपना इजहार कर लेते हैं, कोई रक्स के ज़रिए, कोई मुजस्समा साजी के ज़रिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये 3-4 जहते हैं बच्चा फरियाल मेरी, जो आपके सामने ही है, कुछ सामने नहीं है लोगों के। सर आप हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत मोहतरम हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको जो मकाम हासिल होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हो सका, आप उससे कहीं ज़्यादा के मुस्तहिक हैं। और ये कोई कैलकुलेटेड चीज़ नहीं है, या ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे मज़ाहिर हैं जिनको होना चाहिए था वो नहीं होते हैं, और वो मज़ाहिर जो होते हैं उनको नहीं होना चाहिए था। देखिए असल चीज़ होती है आपके दिल के इत्मीनान की। जी। जिस फॉर्म में, जिस hayat में, जिस जगह पे मैं हूँ, मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं जो शेर कह रहा हूँ वो बनावटी नहीं है। मैं अपनी पूरी फिक्रमंदी से और मसला समझकर जो है वो शेर कहता हूँ। मैं शेर बराए शेर नहीं कहता, शेर मशहूर होने के लिए नहीं कहता हूँ मैं। सही। मैं आपका इस सवाल का इस हवाले से भी, इस तरीके से भी जवाब अगर दे दूँ तो इसको देखिएगा कि हाँ, आपको ये सुनकर हैरानी होगी जो आपने कहा ना कि जो मकाम मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो मैं इसको लेता हूँ सोशल मीडिया के हवाले से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 2 वर्ष कबल मेरे पास ये मोबाइल आया है। इससे कबल मैं बटनों वाले टेलीफोन पे था। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि मैं सोशल मीडिया के दौर में कितनी लेट आया। जी। तो आजकल का बच्चा दौर ही सोशल मीडिया का है। जी। जो जितना ज़्यादा दिन भर रात इसके साथ लगा रहेगा वो अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर जाएगा, लेकिन वक्ती। अगर उस बंदे में कुछ ना होगा, कल्ब में ना कुछ होगा, तो वो वक्ती साबित होगी, मसनूई साबित होगी। तो आजकल हर दूसरा बंदा जो है अपनी सेल्फ ब्रांडिंग के ज़रिए और इस आले के ज़रिए लाइमलाइट में है। आप इसे मकाम कह लें या क्या जो भी कह लें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये वक्ती है। ठीक। आप अगर पायदार शेर कहते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, वो आपके साथ चलता है। आपका एक खास सुनने वाला हल्का है जो आपको हर हाल में ड्यू रिस्पेक्ट और वेटेज देता है। बिल्कुल। सर शायरों में लॉबी सिस्टम के बारे में बहुत गुफ्तगू की जाती है, तो ये सिलसिला बहुत पहले से चलता आ रहा है या अब आकर जोर पकड़ गया है? क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं किसी के इसके? अहम भी सवाल है और मैं जानता था कि ये सवाल करेंगे आप। देखिए फरियाल, ग्रुपिंग, गिरोहबंदी, तंजीम साजी, लॉबी, ये 4-5 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी। लोगों ने तंजीम को गिरोहबंदी, ग्रुपिंग और लॉबी से मिला दिया है। जब तक एक तंजीम में है वेल एंड गुड। वो तंजीम जब अपनी असूलों से हट के ग्रुपिंग में आएगी, गिरोहबंदी में आएगी, लॉबी पैदा कर लेगी, एक लॉबी बनकर, एक पार्टी बनकर बैठ जाएगी, वहाँ बिगाड़ पैदा हो जाएगा। जी। बदकिस्मती देखिए शुरू से ही तंजीम साजी है, पसंद नापसंद है। असातिज़ा के शागिर्दान मौजूद थे। जी। उस वक्त उन्हें स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता था। ये दिल्ली स्कूल ऑफ थॉट है, ये लखनवी स्कूल ऑफ थॉट है, ये आगरा स्कूल ऑफ थॉट है। जी। और अपनी अपनी पसंद के मुताबिक जिन शुअरा को, जिन मुक्तदियों को, जिन शागिर्दों को पसंद होता था वो उस ग्रुप में, उस स्कूल ऑफ थॉट के सरखैल से जाके मिल बैठते थे, उनसे सीखते थे, उनके साथ वक्त गुजारते थे। अच्छा, चला तो शुरू से ही आ रहा है। अब आकर ये सूरतें ज़्यादा वर्स्ट हो गई हैं,
ज़्यादा काम ख़राब हो गया है। मैं फिर कहूँगा कि जब से मालियात इन्वॉल्व हुई है ना आर्ट में, जी, मशारों में भी, ये ग्रुपिंग, ये ग्रोहबंदी, ये लॉबिंग बहुत बढ़ गई है। इसका नुकसान शहरी को हो रहा है। हाँ जी, इस ग्रोहबंदी को जल्द अज जल्द अपनी पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए, वगरना शहरी को ये चीज़ ले डूबेगी। हम आप देखते हैं कि ये फलां साहब का ग्रुप है, ये फलां साहब का ग्रुप है, ये फलां साहब का ग्रुप है, और उनके साथ बैठा जाए तो हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। पता चलेगा भैया ये तो खुद अभी शागिर्दी के लायक हैं, ये पता चलेगा हमें। फिर इस में एक और अंसर शामिल हो गया है जिसने इस ग्रुपिंग को, इस लॉबी सिस्टम को, जो कि मैं कह रहा हूँ है नहीं होनी चाहिए और बुरी है, इसमें एक और अंसर भी, एलिमेंट भी शामिल हो गया है, गैर मुल्की मुशारों की सूरतें। जब से गैर मुल्की मुशारों में मुंतज़मीन ने पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के खुसूसन शुअरा को मदऊ करना शुरू किया है, गल्फ़ में या यूरोप में या अमेरिका में, तब से पाकिस्तान में ग्रुपिंग और ज़्यादा शदीद हो गई है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो बाई हुक और क्रुक इन एनी वे इन मुशायरों में शरीक हो जाए। अरे भाई, आपको मिसरा कहना आता नहीं है, आप मिसरे की साख्त से वाकिफ़ नहीं है, आपके शेर में कल्ब धड़कता महसूस नहीं होता है, बनावट आपके पास है, इसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि आप गैर मुल्की मुशायरों में नुमाइंदगी करें। हैरत होती है आप पे साहब मुझे तो, लेकिन ये चलन मौजूद है यहाँ पर यार। हर दूसरा, हर बंदा जो है जिसको को लिखना आ गया या थोड़ा बहुत मौजू करना आ गया, वो अपना हक समझता है कि मुझे गैर मुल्की मुशायरों में शरीक होना चाहिए। अगर नहीं हो पाते तो यहाँ रह कर ऐसी ऐसी पोस्टें लगाएगा, ऐसी ऐसी लग पुलिंग के मुजाहरे करेगा कि अल अमान अल हफीज। जी, इन चीज़ों से बचाव की सूरतें ज़रूर होनी चाहिए, और मैं नज़ायर के तवस्सुत से, NTV के तवस्सुत से आपकी मौजूदगी में ये कहूँगा कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम ज़रूर रखिए जहाँ 4-5 शुअरा मौजूद हों, उनका बाहमी मुकालमा करवाइए, और टॉपिक आपका ये हो कि शायरी में लॉबिंग की मौजूदा सूरत हाल, फिर आप ये चीज़ें मज़ीद खुलकर सामने आ जाएंगी। सर, हम आपके मशवरे पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करेंगे। और सर, आपकी शायरी में नए मज़ामीन देखने को मिलते हैं और आपका एक ख़ास क्लासिकी अंदाज़ है, तो आपको क्या लगता है कि शेर को क्या चीज़ ख़ास या मुनफरिद बनाती है? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है जी। देखिए, दुनिया में कोई बात नई बात नहीं होती है जी। आपका जहन जो बात सोच सकता है वो वक़ूफ़ पज़ीर हो सकती है, ये तो एक वेल नोन फैक्ट है। तो फिर जब दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, पहले कहीं हो चुकी है, उसका वजूद है, कोई कर गया है जो हम तक नहीं पहुंची, तो फिर क्या फ़ायदा शायरी वायरी का? वही बातें जो हैं उनको सुन पढ़ लिया जाए। नहीं, देखें, हर जहन मुख्तलिफ है जी। आपके शेर को एक चीज़ दूसरे से मुमय्यज़ करेगी, मुनफरिद बनाती है, वो है आपका क्राफ्ट, और क्राफ्ट रियाजत से आता है। ठीक। एक ऐसी बात जो एक मुब्तदी और एक आम सा बंदा कर रहा है एक भौंडे अंदाज में, उसी बात को एक रियाजत करने वाला शायर अगर डिपिक्ट करेगा अपने शेरों में, तो बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। ये बात समझ नहीं आ पा रही है। हमारी बेशतर जो नए लिखने वाले हैं अच्छा लिखते हैं, लेकिन उनमें से बाज़ लोग ना उतावले हैं और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द शोहरत की मनाजिल तय कर ली जाए। ये बात नहीं समझ आ पा रही। जब तक ये बात समझ ना आएगी कि एक ख़ास अरसा रियाजत के लिए चाहिए, शेर को शेर बनाने में, बात को नई बात बनाने में, दूसरों से मुनफरिद होने में, तब तक बात नहीं बनने की। हमारे यहाँ मौजूद चंद शायर हैं
جو بات بنا جانتے ہیں، اس میں ان کی ریاضت ہے، ان کا کرافٹ شامل ہے، انہوں نے دن رات ریاضت کی ہے. جی تو میں بھی کوشش کرتا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ مجھ فقیر کے بھی کچھ مطلب شعر اچھے ہی ہیں، لوگ پسند بھی کرتے ہیں، کوئی نیا سا لہجہ بھی ہے، کوئی کلاسیکی رچاؤ بھی ہے، جدت بھی ہے. کوشش کرتا ہوں فریال میں کہ اپنی لکھتوں میں، اپنے شعروں میں مکھی پہ مکھی نہ ماروں، نئی بات لے کے آؤں. اس کے لیے اسفار کرتا ہوں، سفر کرتا ہوں. اس کے لیے ایک خاص طرح کی چائے پیتا ہوں جو میری طبیعت کو بوسٹ اپ کرتی ہے. میں خوش ہوتا ہوں، تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں میری. ہر بندے کا اپنا تخلیقی ہو رہا ہوتا ہے نا، میرا یہ ہے. سفر کرتا ہوں، گلیوں میں، چوباروں میں، چوکوں میں، کوٹھوں میں، چائے خانوں پہ جاتا ہوں. لاہور میں پیدل چلتا رہتا ہوں، لگی لپٹی نہیں رکھتا، دل میں بغض اور کرودھ نہیں رکھتا. جو آہا سو آہا. یہی سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہے، آپ دوستوں کی محبت ہے، چاہت ہے، جو وہ مجھے سمجھ لیتے ہیں. وگرنہ بڑے بڑے شاعر پڑے ہیں کاکی، فریال بچہ بڑے بڑے شاعر ہیں. بس توفیق ہے اس کی، جسے لے مولا. سر آپ کا شعر ہے کہ آپ یوں کہتے ہیں کہ اس قدر کہتے محبت ہے کہ دنیا والے ایک مٹھی بھی اگر دیں تو گزارا کر لوں. تو سر آپ کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش؟ ہاں پہلے تو سنیے اس غزل کا مسئلہ. تیری آنکھوں کی تمنا سے کنارہ کر لوں. کیا بات. تیری آنکھوں کی تمنا سے کنارہ کر لوں. غیر ممکن ہے کہ مٹی کو ستارہ کر لوں. تیری آنکھوں. اور اب وہ شعر دیکھیے. اس قدر قحط محبت ہے کہ دنیا والے، اس قدر قحط محبت ہے کہ دنیا والے ایک مٹھی بھی اگر دیں تو گزارا کر لوں. اب سنیے اس شعر کے بارے میں. ہاں سمپل از دیٹ کہ ہم جس عہد میں رہ رہے ہیں وہاں محبت کا کال ہے. لہٰذا جس شخص سے جتنی محبت ملے سچائی سے، خوش دلی سے وصول کر لینی چاہیے، اتنی ہی لوٹا دینی چاہیے. اس بات کو میں نے آرٹ میں بیان کیا ہے کہ جب قحط پڑتا ہے نا تو ایک مٹھی آٹا بھی محال ہو جاتا ہے کسی سے ملنا. اس چیز کو اس سے ڈپکٹ کیا ہے میں نے. ہاں کیا بات. واہ. اور سر آپ اپنے کوئی دل کے قریب محسوس ہوتا ہوا شعر، کوئی غزل سنا دیجیے تو. ہاں ایک شعر دیکھیے. جی سر. رنگ وفا پہن کے بھی لگتے ہیں بے وفا. رنگ وفا پہن کے بھی لگتے ہیں بے وفا، یہ رنگ جن کو راس نہیں. کیسی بات ہے. کیا بات، کیا کہنے ہیں. بہت خوبصورت. رنگ وفا پہن کے بھی لگتے ہیں بے وفا، یہ رنگ جن کو راس نہیں. کیسی بات ہے. یہ شعر میرے دل کے قریب ہے. یہ تازہ غزل ہے میری، ابھی کسی کو نہیں سنائی. اس کا ایک شعر آپ کے نظائر پر پہلی دفعہ آ کے آپ کے گوش گزار کیا ہے. یہ تحفہ لے جائیے اور خوب گلیوں میں، چوکوں میں اس شعر کو پڑھیے. شعر دوبارہ کہتا ہوں میں. جی سر. رنگ وفا پہن کے بھی لگتے ہیں بے وفا، یہ رنگ جن کو راس نہیں. کیسی بات ہے. کیا بات سر.
سر آپ کا ہاں اور بڑی غزلیں ہیں جن کی دھنیں بنائی ہوئی ہیں فریال میں نے، جی سناتے بھی رہتے ہیں، بعض کی نئی بھی دھنیں بنتی، آج کل تحت اللفظ میں بھی میں نے سنانا شروع کر دیا ہے۔ کوئی کہیے خاص، اگر کوئی دو چار آپ کے سامعین کے لیے دو چار شعر میں آلاپ دیتا ہوں، اگر کوئی آپ کو یاد ہے تو، وگرنہ پھر میں اپنی مرضی سے کوئی۔ سر آپ کا جو آپ کی مرضی آپ ویسے سنا دیجیے۔ یہ جو صراحی جام گھڑے ہیں جناب من، یہ جو صراحی جام گھڑے ہیں جناب من، خالی کسی سبب سے پڑے ہیں جناب من، خالی کسی سبب سے، دولت نہیں تو کیا ہے میری شاعری تو ہے، دولت نہیں تو کیا ہے میری شاعری تو ہے، ہر ہر غزل میں موتی جڑے ہیں جناب من، ہر ہر غزل میں موتی جڑے ہیں جناب من، یہ جو صراحی جام۔ شعر دیکھیے، آپ کے نظائر کی نظر شیئر کرتا ہوں۔ جی سر۔ یہ جو مچی ہے بانس کے جنگل میں کھلبلی، یہ جو مچی ہے بانس کے جنگل میں کھلبلی، ہم جوگیوں کو سانپ لڑے ہیں جناب من، ہم جوگیوں کو سانپ لڑے ہیں جناب من، یہ جو صراحی جام گھڑے ہیں جناب من۔ شعر دیکھیے، ایسا نہیں کہ پھول درختوں ہی سے گرے، ایسا نہیں کہ پھول درختوں ہی سے گرے، کچھ شاخ چشم سے بھی جھڑے ہیں جناب من، کچھ شاخ چشم سے بھی جھڑے ہیں جناب من۔ یہ بھی تازہ غزلوں میں سے ایک ہے فریال جی سر، بہت خوبصورت، آپ کے نظائر کے توسط سے یہ پہلی دفعہ آن ایئر گئی ہے، آپ خوش بہت رہیے۔ شکریہ سر۔
آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. اچھا سنیں بھلا میں کیوں آیا یہاں. جی سر. فریال آپ کی لگن کی وجہ سے. مجھے خدا کی قسم ہے کہ بڑی بڑی جگہوں پہ نہیں جاتے بھائی. جی. آپ خود سوچیں کہ اس گرمی میں وہاں اٹھ کے اسی کمرہ سے دلچسپیاں بے شمار، لیکن میں یہاں آیا اس بچی کے لیے. اس کی لگن ہے یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شاگردہ بننا چاہتی تھی میری. اپنی والدہ صاحبہ مسرت بیوی کے ساتھ تشریف لائیں. انہوں نے مجھے 2 کتابیں دیں. گڑ دیا، نہ گڑ کہہ رہا ہوں، برفی. جی. برفی دی، ایک جوڑا دیا. جی یہ سر. آپ کے سامعین کے لیے بات، اس کو جی سر. ایڈٹ نہ کیجئے گا، جی یہ سر. بڑی اہم بات ہے. جی. اچھا پھر ایسا ہوا کہ وقت نہیں تھا بچہ، وقت نہیں تھا. پھر مطلب کہاں آپ شالامار سے جی سر. شاید تشریف لاتی، جی. وہاں سے آتی بالٹن روڈ پہ. میں نے بہتر سمجھا کہ بھیا اکرام پتلی گلی سے نکل لو. ہاں جی. آپ کبھی دریافت کریں، کبھی رجوع کریں، کوئی شاعری بھیج دیں، ان پر کچھ تھوڑی بہت رائے وائے، یہ تو بچہ ہو سکتا ہے. جی سر. آپ کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ آپ کا. جی تو اسی کے ساتھ مجھے یعنی فریال شیخ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ. دیکھتے رہیے این نیوز. اللہ حافظ.